नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 28 अक्टूबर है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखो, खबर जो है राजस्थान से है। राजस्थान में लेवल 1 यानी कि प्राइमरी की जो शिक्षक भर्ती होती है उसके लिए रीट का लेवल 1 परीक्षा आपको पास करना पड़ता है। और अगर आप जूनियर में शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ पर लेवल 2 की परीक्षा करवाई जाती है। तो लेवल 1 और लेवल 2 की जो शिक्षक भर्तियाँ होती हैं, इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी होती है वो ये होती है कि आपने जो रीट की परीक्षा है इसको पास किया हो। तो रीट के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ऑल ओवर इंडिया से सभी बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप राजस्थान की शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आप भारत के किसी भी राज्य से हों, आप शामिल हो सकते हैं। पिछली बार इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में लगभग 15,50,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल हुए थे, और इस बार भी बहुत बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी होंगे वो इस परीक्षा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि जो लेवल 1 की परीक्षा होती है राजस्थान में, यानी कि अगर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आप शामिल होना चाहते हैं तो इसलिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो ये है कि अगर आपने डीएलएड किया हुआ है या इसके समकक्ष आपके पास कोई एलिजिबिलिटी है तो आप लेवल 1 शिक्षक बनने के लिए रीट की परीक्षा दे सकते हैं। वहीं पर अगर आप जूनियर में शिक्षक बनना चाहते हैं तो अगर आप डीएलएड हैं या फिर आप बीएड हैं, दोनों ही यानी कि डीएलएड वाले भी और बीएड वाले भी रीट की परीक्षा दे सकते हैं। जो बीएड या डीएलएड वाले रीट की परीक्षा का पेपर 2 पास करेंगे, लेवल 2 पास करेंगे, उन्हें लेवल 2 का शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। और देखो, जो रीट की परीक्षा होनी है इसके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि नवंबर में इसका जो विज्ञापन होगा दूसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। तो नवंबर के दूसरे सप्ताह में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, और इसकी जो परीक्षा होगी वो मध्य जनवरी में कराए जाने के बारे में जानकारी मिल रही है। पदों की संख्या कितनी हो सकती है, तो वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 8 से 9 हज़ार के बीच में जो पद हैं वो खाली हैं, और 1 महीने का समय मिलेगा आपको राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए। यह एक बहुत ही अच्छा अवसर है। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम फॉर टीचर्स यानी कि रीट परीक्षा का आयोजन ये जनवरी के तीसरे सप्ताह में किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 20 जनवरी के आसपास इस परीक्षा का आयोजन हो सकता है। आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही जल्द जो है शुरू होने जा रही है। तो रीट के आधार पर आप प्राइमरी में और जूनियर में शिक्षक बनते हैं, और रीट क्वालिफाई करना आपके लिए मस्ट होता है। और हाल ही में इसके बारे में जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार नवंबर के दूसरे सप्ताह में रीट की विज्ञप्ति जो है इसको प्रकाशित करने जा रही है। फिलहाल फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि इस बार लगभग 20,000 के आसपास रीट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। और लेकिन अगर आप प्राइमरी में या फिर जूनियर में राजस्थान में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके पहले आपको रीट की परीक्षा पास करना यहाँ पर ज़रूरी है। और रीट के लिए फ़िलहाल जो आवेदन की प्रक्रिया है ये स्टार्ट होने वाली है, और इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट के आप हों, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल देखो, यहाँ पर ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी फ़िलहाल लेवल 1 में यानी कि प्राइमरी में कुल 8,596 पद जो हैं वो खाली हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि लगभग 20,000 पद रहेंगे, क्योंकि ये तो रिक्त पद अभी के हैं, और ये भी है कि सर्वे चल रहा है। जो पद रिक्त होंगे या फिर रिक्त हो रहे हैं उन पदों को भी जोड़ा जाएगा, तो लगभग 20,000 से ज़्यादा पद रहेंगे अगर आप रीट के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है। भले ही आपने डीएलएड किया हुआ हो या फिर भले ही आपने बीएड किया हुआ हो, दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर अवसर है। डीएलएड वाले जो है वो रीट का जो पहला पेपर है उसमें शामिल होकर राजस्थान की प्राइमरी शिक्षक पात्रता में मतलब उसको सर्टिफिकेट को हासिल करेंगे। इसके बाद राजस्थान में प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं। वहीं पर अगर आप बीएड हैं तो आप यहाँ पर जूनियर लेवल का शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको जो रीट का पेपर 2 है वो पास करना पड़ेगा। देखो, जो एग्ज़ाम पैटर्न है बिल्कुल यूपीटीटी की तरह है, तो इसमें कोई भी मतलब चेंजेस नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा। हाँ, एक बात अलग है कि थोड़े से प्रश्न होंगे जो कि राजस्थान पर आधारित रहते हैं। तो अगर आप राजस्थान की इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में यानी कि रीट में आवेदन करना चाहते हैं तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और ध्यान ये बात रखिएगा कि अगर आप लेवल 1 की परीक्षा पास करते हैं तो केवल प्राइमरी के लिए, अगर लेवल 2 की परीक्षा पास करते हैं तो प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए ही आप जो है मतलब लेवल 2 के लिए क्या होगा ना कि इसमें बीएड वाले भी और डीएलएड वाले दोनों ही एलिजिबल रहते हैं लेवल 2 की परीक्षा पास करके जूनियर शिक्षक बनने के लिए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, और आप चाहें तो दोनों ही पेपर यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो आप लेवल 1 लेवल 2 दोनों ही परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं।
तो ये जानकारी है जो कि काफ़ी अहम है। और ये भी है कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण था वो 50% करने के बारे में बात चल रही थी, यानी कि अब जो भी शिक्षक भर्ती होगी उसमें महिलाओं को 50% का आरक्षण जो है वो दिया जाएगा और सभी आरक्षण श्रेणियों में यह नियमानुसार लागू होगा। तो महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि महिलाओं के लिए यहाँ पर 50% आरक्षण कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही शानदार बात है और निश्चित रूप से इससे महिलाओं को फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर में। तो देखो यहाँ पर न्यूज़ है कि परीक्षाओं को पटरी पर लाने के लिए रोज़ का लक्ष्य निर्धारित। तो बात हो रही है यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में अब जो भी शिक्षक भर्ती होगी वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी। और फिलहाल यूपीएससी और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का भी जो विलय था वो कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो विलय था वो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कर दिया गया है। तो अब फिलहाल शिक्षा आयोग के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां आ चुकी हैं, क्योंकि पिछले जो लंबित मुकदमे थे उसकी पैरवी भी अब शिक्षा आयोग को ही करनी है। और जानकारी ये भी मिली कि अभी विधि अधिकारी की नियुक्ति यहाँ पर नहीं हुई है। तो मतलब ये जो पैरवी होगी किस प्रकार से होगी, अभी जो है फिलहाल तो पैरवी ढंग से हो नहीं पा रही, क्योंकि अभी विधि अधिकारी जो हैं वो नियुक्त नहीं किए गए हैं। सो मुकदमों के निस्तारण की जिम्मेदारी भी दूसरे कर्मचारियों और अफसरों पर फिलहाल अभी चल रही है। आयोग में अस्थायी उप सचिव के 4 पद खाली हैं, जिनमें से 1 पद पर कार्यवाहक उप सचिव तैनात हैं, बाकी 3 पद अभी रिक्त हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो डाटा एनालिस्ट का पद भी रिक्त है। और इन महत्वपूर्ण पदों के खाली होने के कारण भी आयोग के कार्यों में बाधा आ रही है। तो आयोग के सूत्रों का ये कहना है कि अध्यक्ष ने सभी कर्मचारियों और अफसरों के लिए रोज़ का लक्ष्य निर्धारित किया है। और फिलहाल जो प्राथमिकता में है वो ये है कि जो आपकी परीक्षाएं हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के लिए जो रिक्त पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुल मिला के 1017 पद रिक्त हैं और टीजीटी पीजीटी 2022 में कुल 4163 पद रिक्त हैं। इन पदों के लिए परीक्षा तिथि को तय करना, हालांकि अभी तक कोई परीक्षा तिथि तय नहीं हो पाई है और उम्मीद की जा रही है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के बाद मार्च अप्रैल में यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। तो फिलहाल ये सारी जानकारी है। और अभी जो आयोग ने अपना जो पहला रिजल्ट है उसको जारी भी किया है। आयोग ने हाल ही में अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों का जो लंबित चयन परिणाम था उसको जारी किया है। और अब इसी के साथ 2011 में एक भर्ती आई थी टीजीटी जीव विज्ञान की, तो इस पर अभी फ़िलहाल जो इंटरव्यू है उसको कराने के बारे में विचार चल रहा है। तो मतलब ये है कि कुल मिला के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के साथ ही आयोग को कई लंबित भर्तियों और मुकदमों की जिम्मेदारी भी मिली है। काम की अधिकता के कारण आयोग नई भर्तियों पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। हालांकि नई भर्तियों के लिए अध्याचन मंगाए गए हैं, लेकिन आयोग को अभी तक कोई भी अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये जानकारी है शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित और टीजीटी पीजीटी से संबंधित। देखो एक अच्छी न्यूज़ ये निकल रही है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आने वाले समय में वो संस्कृत विद्यालयों के लिए जो नई शाखाएं हैं वो खोली जाएंगी, यानी कि प्रदेश में फिर से गुरुकुल पद्धति के आवासीय संस्कृत विद्यालय शुरू किए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी और जिन स्थानों पर अभी तक शिक्षक नहीं हैं वहाँ मानदेय के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और उनके अनुभव को वरीयता दी जाएगी। तो यानी कि कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि गुरुकुलों को अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी। छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास और भोजन की व्यवस्था करने वाले संस्थानों को विशेष रूप से सहायता मिलेगी। अच्छे आचार्यों की नियुक्ति की भी स्वतंत्रता दी जाएगी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि निश्चिंत होकर आप लोग संस्कृत की पढ़ाई करें, सरकार सारी व्यवस्था यहाँ पर करेगी। तो ऐलान किया गया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित वैदिक विज्ञान केंद्र के माध्यम से विशिष्ट शोध को प्रोत्साहित करते हुए राज्य सरकार शोध करने वाले छात्रों को भी विशेष छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। तो फिलहाल अब संस्कृत के जो दिन हैं वो बहुरने वाले हैं और जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, उनके लिए भी मतलब कुछ नई योजनाएं यहाँ पर स्टार्ट की जाएंगी। निश्चित रूप से इससे संस्कृत को बढ़ावा भी मिलेगा और जो अभी तक संस्कृत के शिक्षक और विद्यार्थी हैं तो उनको भी काफ़ी मदद फिलहाल मिल सकेगी। और देखो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में आज से 15 नवंबर तक मिलेगी 24 घंटे बिजली। तो ये भी एक न्यूज़ है, तो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश दे दिए हैं और ये भी है कि डिब्बे सहित तौली मिठाई तो लगेगा 50,000 का जुर्माना। तो और अगर आपको कोई शिकायत हो तो आप ये नंबर नोट कर लीजिएगा 0562 222 5247 पर आप शिकायत भी कर सकते हैं। तो दिवाली का सीज़न जो है आ चुका है, लोगों ने मिठाई ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी जो है शुरू कर दी है। विक्रेता इनका वजन डिब्बे सहित कर रहे हैं, जो कि शासन से सख्त आदेश है कि खाद्य वस्तु के साथ डिब्बे का वजन नहीं किया जाए।
पकड़े जाने पर बाट माह विभाग 50,000 रुपये तक का जुर्माना वसूल कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप भी जब कुछ सामान लेने जाएं तो डिब्बे सहित अगर वो तौल रहा है तो उसको मना करें, और डिब्बे का जो तौल है वो अलग से ऐड किया जाना ज़रूरी होगा। ये नहीं है कि डिब्बे सहित उन्होंने तौल दिया 1 किलो और आपको पकड़ा दिया, तो इससे तो कभी कभी मतलब डिब्बा ही उनका कितना भारी होता है। तो दुकानदार नियम का पालन नहीं करता है तो इसके बाद आप यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं, और इसके आगे आप कुछ और भी लीगल कार्रवाई हैं, जैसे कि दुकानदार नियम का पालन नहीं करते हैं तो आप जन सुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं। तो तमाम रास्ते हैं। घटतौली की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। और देखो फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, क्विज़ लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर क्विज़ फटाफट हो तो कितना अच्छा रहेगा। तो आप अगर करंट अफेयर की क्विज़ लगाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं studyWithGyanPrakash.com पर। ये आपकी वेबसाइट है और इस पर आप आएंगे, यहाँ ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है करंट अफेयर्स का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको जो है देखो ये कल की क्विज है 27 अक्टूबर की। तो इससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको पूरी क्विज यहाँ पर मिल जाती है। जैसे कि जो क्वेश्चन मिलेंगे, रानी रामपाल ने संन्यास घोषणा कर दी है, उनका संबंध किस खेल से है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या है। उत्तर जानने के लिए आप नीचे क्लिक करिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। इस प्रकार से मतलब आपका रिवीजन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक कहाँ होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर जानने के लिए बस नीचे आपको क्लिक करना पड़ेगा, और ये बहुत आसानी से आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे रहा हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप ये क्विज़ लगा सकते हैं। आपको पर डे का क्विज़ यहाँ पर दिया जाता है, तो क्विज़ लगाना आप लोग बिल्कुल भी मत चूकिए, क्योंकि इससे आपका जो मेमोरी है ना वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है और फैक्ट आपको लंबे समय तक याद रहते हैं। तो प्रतिदिन के लिए आप लोग ये जो क्विज़ है लगाया करिए, और इसके लिए ध्यान रखिएगा कि studywithgyanprakash.com ये वेबसाइट है और आसानी से आपके मोबाइल फ़ोन में ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आकर अपना क्विज़ आप लगा लिया करें। और पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन जो है चेक कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको पूरी वार्षिकी और मासिक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो अगर आप चाहें तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद। और ये देखो, ये जो क्विज़ है ना बिल्कुल फ्री है, तो लगाइएगा ज़रूर। आपको जो पहला कमेंट है उसी में लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू।